जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे सब स्टूडेंट्स। मैं जो है आज आपके साथ जो है इस वीक का दूसरा सेशन हेल्ड कर रहा हूँ। हम अपने काम का आगाज़ जो है अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं अपने काम को। और इससे पहले मैं आप सब बच्चों को जो है बात हाफिज़ साहब, अब आवाज़ आ रही होगी आपको मेरी? जी हाफिज़ साहब, आपने लिखा है आवाज़ नहीं आ रही। मैंने माइक बंद किया होगा शुरू में, लेकिन अब आवाज़ आ रही होगी आपको मेरी। तो प्लीज़ ऑल स्टूडेंट्स कमेंट्स, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लोग? मैं हाफिज़ साहब ज़रा माइक की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता हूँ। आई होप सो फार मेरे पास यहाँ पे जो सामने माइक का वाइब्रेशन है वो ये बता रहा है कि काफ़ी ठीक आवाज़ जा रही है इधर से। चले हम इसको ऐसा करते हैं कि इसका जो माइक का मेन कनेक्शन है वो दूसरी जगह लगा देते हैं आपको। जी आप देखिए, अब ठीक है आवाज़ मेरी? जी हाफिज़ साहब, अब आवाज़ ठीक है? अब ज़रा देखिए, अब आवाज़ सही आ रही है आपको? अब चेंज द माउस डायरेक्शन। जी आप दोबारा रिकनेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरा माइक जो है वो बता रहा है कि आवाज़ जो है वो यहाँ से ठीक जा रही है। चूँकि मेरे सामने ग्रीन लाइट होती है, ब्लिंक करती है और बीम बताती है कि कहाँ तक आवाज़ जा रही है। तो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम बच्चों को सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगा कि हमने जो काम शुरू किया था लास्ट डे हम बात कर रहे थे आपके साथ ऑन प्लांट मेंटेनेंस पे। देखिए, प्लांट मेंटेनेंस के हवाले से हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। मैंने जो दोनों प्रेजेंटेशंस थी वो आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दी थी। तो जो मैंने लास्ट डे आपके साथ प्लांट मेंटेनेंस के हवाले से बात की थी। हम बात कर रहे थे लास्ट डे हाउ टू मेंटेन द प्लांट। इसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर प्लांट जो है वो अचानक ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा वसाइल का नुकसान होता है, वक्त ज़ाया होता है, मटेरियल ज़ाया होता है, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होती है, काम को रीस्केजुअल करना पड़ता है। और फिर दूसरा मसला ये पैदा हो जाता है कि जनाब जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल इमेज हर्ट होने का मसला पैदा हो सकता है। इस तरह काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि हम इसी मकसद के पेश नज़र कहते हैं कि प्लांट को बर वक्त हमें जो है वो मेंटेन करना चाहिए। अब प्लांट मेंटेनेंस की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमने लास्ट डे जो बात की थी वो ये की थी कि जनाब यहाँ पे हमने जो है वो डिफरेंट तरीक़ाकार यानी 5 डिफरेंट प्लांट मेंटेनेंस सिचुएशन डिस्कस की थी। एक ऐसी सूरत जब प्लांट में ब्रेक डाउन आ जाता है यानी प्लांट रुक जाता है, तो हम उस वक्त उसकी मेंटेनेंस करते हैं। तो ये तो है जब सूरत हाल बिगड़ गई तो उसको संवारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमने ये कहा था कि क्यों ना पहले से ही ख्याल रखा जाए, तो इसको हमने कहा था ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। तीसरा जो हमने कहा था वो ये है कि बाज़ औक़ात हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बावजूद कुछ प्रिडिक्शन आ जाती है कि जैसे कि मेन चीज़ ख़राब होने वाली है, तो इसको हम कहते हैं ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है। उसके अलावा जो है वो ये है कि जो मशीन मैन होते हैं, जो मशीनें चलाने वाले होते हैं, वो भी एक रूटीन मेंटेनेंस लेके चलते रहते हैं कि काम शुरू करने से पहले डेली बुनियादों पे जो है वो रूटीन में जो है वो क्लीनिंग वगैरह और इस तरह के इश्यूज़ को देखते रहते हैं। इसके बाद जो पांचवी हमारी सिचुएशन है उसके अंदर
ये होता है कि हम प्लानिंग कर लेते हैं, यानी हम स्केजुअल बना लेते हैं और उस स्केजुअल की मदद से हम मेंटेनेंस करते हैं। ऐसी मेंटेनेंस को हम प्लान मेंटेनेंस का नाम देते हैं। तो ये 5 तरह की हमने प्लांट मेंटेनेंस में कल बहस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, जिसको हमने नाम दिया है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। सवाल ये है कि हमारे पास मशीन भी है, प्लांट भी है, उसके साथ साथ वर्कफोर्स भी है। दूसरे अल्फाज में कह दीजिए कि हमारे पास पूरे का पूरा एक मरबूत निज़ाम है, हमारे पास पूरे का पूरा एक मरबूत सिस्टम है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिस्टम अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम कर रहा है, क्या ये अपनी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उस पर पूरी तरह कारबंद है और ये ऑपरेशनली बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए, ऐन मुमकिन है कि इंसान किसी के ज़िम्मे कोई काम सौंप दे और वो अपनी पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल ना करे। अमली ज़िंदगी में मिसाल के तौर पे हमें क्लब से क्रिकेट खेलते थे, तो एक दफ़ा हमें अलाउ किया गया कि आप बाहर के प्लेयर्स को भी खिला सकते हैं। तो 3 प्लेयर्स की इजाज़त मिली। तो उसके अंदर किसी लड़के की बड़ी वाकफियत थी या बड़ी फैमिली का लड़का था, वो किसी तरह से जो है वो वसीम अकरम को ले आया। तो हमने कहा कि हमारी तरफ से वसीम अकरम खेल रहा है, अब तो आज तो मैच हम नहीं हारते। लेकिन हुआ क्या कि जो दूसरी टीम है वो बच्चे भी वसीम अकरम के लिए अपने ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो आए और उन्होंने फ्रेंडली बॉलिंग शुरू कर दी, 1-2 स्टेप लेने और हल्की सी गेंद करा दी। अब उसका मकसद ये है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है एक बंदा हायर किया जाए और पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल ना करे, वो पूरी अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल ना करे। इसी तरह प्लांट है, प्लांट की पूरी एफिशिएंट सिचुएशन जो है उसको अचीव ना किया जाए। तो ये इसी पर ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि हम इंश्योर करें कि हमारा सिस्टम जो है वो हर सूरत अपनी पूरी पूरी कैपेसिटी, जो पोटेंशियल कैपेसिटी है, उस पर काम करे, उसके अंडर काम ना करे। अब इसको हम कैसे डिस्कस करते हैं कि मशीन की एक ऑप्टिमम कैपेसिटी होती है, वहाँ पर अगर मशीन काम करेगी तो हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज रहेगी और हमारी प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमाइज रहेगी। तो दूसरे अल्फाज में आप कह लीजिए कि अभी भी हम बात जो कर रहे हैं वो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे ही कर रहे हैं, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के हवाले से प्लांट मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आज हमारा टॉपिक है। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात कर रहे थे। इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि कैपेसिटी मैनेजमेंट, बुनियादी मकसद है कैपेसिटी मैनेजमेंट रेफर्स टू एक्ट इंश्योरिंग दैट बिजनेस मैक्सिमाइज इट्स पोटेंशियल एक्टिविटीज, कि बिजनेस मैक्सिमाइज करे अपनी पोटेंशियल एक्टिविटीज को और प्रोडक्शन को, कि वो मैक्सिमम लेवल पे जाके अपनी एक्टिविटीज को प्रोड्यूस करे और प्रोडक्शन करे एट ऑल द टाइम अंडर ऑल द कंडीशन, तमाम वक्त पे और अंडर ऑल द कंडीशंस। The capacity of business measures how companies can achieve and produce or sell within a given time period। तो ये assess करता है कि कंपनी को कितना, कब और कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए और माल बेचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉल सेंटर की कैपेसिटी ये है कि शुड बी 7,000 कॉल्स पर वीक। Similarly, a cafe brew 800 cups of coffee a day, and similarly, automobile production line can assemble 250 trucks per month। 250 ट्रक्स उन्हें जो है वो हर मंथ जो है वो प्रोड्यूस करने चाहिए। अब इस सेंस में अगर आप देखते हो तो हम ये कहते हैं कि जो आपका कॉल सेंटर का आइडिया है उसके अंदर तो हम ये कहते हैं कि देखिए बात ये है कि 7,000 कॉल्स पर वीक होनी चाहिए। ये हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है जो मैक्सिमाइज लेवल पे रहनी चाहिए। इसी तरह जो है हमारी कॉफ़ी शॉप जो है या कॉफ़ी कैफ़े जो है वहाँ पे 800 कप्स पर डे प्रोड्यूस होने चाहिए और एक महीने में 250 ट्रक्स जो है ये हमारी कैपेसिटी है प्रोड्यूस होनी चाहिए। इसका बड़ा आसान सी एग्जांपल ये है कि आप रोज़ाना स्टडी करते हो, ठीक है। स्टडी करते हो तो क्या होता है, किसी दिन आप कहते हो कि यार आज स्टडी बहुत कम हुई है, ठीक है। किसी दिन आप कहते हो कि आज स्टडी बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत अच्छी रही है। अब ये आपको अंदाज़ा कैसे होता है? मेरा ये ख्याल है कि आपने भी अपनी स्टडी के लिए एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी तय कर रखी है।
कि रोज़ाना मुझे इतना काम करना है। जब भी आप उससे कम काम करते हैं, आप गैर मुतमईन फील करते हैं कि यार जो मेरी कैपेसिटी थी ना, मैंने उतना काम नहीं किया। और इसी तरह जब आप उससे ज़्यादा काम अचीव कर जाते हो तो आप कहते हो हाँ यार आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। इसी तरह हर कॉन्ट्रैक्टर ने जो घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसने अंदाज़ा किया होता है कि एक मैसन एक दिन में कितनी ब्रिक्स जोड़ सकता है, कितनी ईंटें जोड़ सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स ने अंदाज़ा लगाया होता है कि हम रोज़ाना कितने को कॉन्सेप्ट नए और कितने को पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। जब उससे कम रहते हैं तो उन्हें परेशानी होती है कि हम कैपेसिटी से नीचे जा रहे हैं। अब ये जो कैपेसिटी का मामला है मेरे नज़दीक तो शायद आज इन वर्ड्स के हवाले से आपके लिए नया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट के मामले में ये बिल्कुल नई बात नहीं है और कतई नहीं। उसकी वजह ये है कि देखिए आपने जो है वो सब्जेक्ट पढ़ा था, यू सी यू हैव स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसके अंदर जो है वो हमने कहा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आपने थ्योरी ऑफ कॉस्ट को अंडरस्टैंड किया था। वहाँ पे आपको याद होगा आपका कॉस्ट का जो थे वो यू शेप्ड थे, इस तरह से दीज आर ऑफ यू शेप्स, पर्टिकुलरली जब आप एवरेज कॉस्ट को प्रेजेंट करते थे। तो आप ये कहते थे कि अगर किसी प्लांट में प्रोडक्शन जो है वो इस पॉइंट से पीछे की गई तो ये क्या है, ये इसका मिनिमम कॉस्ट पॉइंट है। तो कॉस्ट जो है इससे पीछे रहेंगे, यानी ये x2 अगर आउटपुट है और इस आउटपुट से अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। यानी x1 पे कॉस्ट जो है अगर C3 है तो x2 पे कॉस्ट जो है वो C1 है। और यही आपका जो है ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी है कि जब आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर लेते हैं तो प्लांट की प्रोडक्शन एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है जहां पर के आपकी आउटपुट विद इन द कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, यानी आपकी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाती है और उस लेवल पे पहुंच जाती है जहां पे कॉस्ट जो है वो कम अज कम हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक हो गई जी बात। तो ये वही पॉइंट है कि आप एक ऐसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं जहां पे हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और आउटपुट जो है विद इन दैट कॉस्ट मैक्सिमाइज हो जाए। इस मामले में ये जो था ये आपका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, रवायती कॉन्सेप्ट था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, ये आपने वहाँ पढ़ा था। तो आई होप कि आप सब बच्चों ने वहाँ पे ये पढ़ा होगा। ठीक है, हाफिज साहब आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, बिजनेस इकोनॉमिक्स यार, सिंपल ये कैसे हो सकता है? ये तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी भी प्लांट को उसके ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ करते हो, यानी एक ऐसे लेवल पे आउटपुट करते हो, वहाँ पे जाके कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है जी, तो बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, इसी तरह सीमेंट फैक्ट्री में होता है। सीमेंट फैक्ट्री में क्या होता है कि जी अगर तो आप 15 मैट्रिक टन सीमेंट बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट हाई रहेगी। बाज़ का तो इतनी हाई रहेगी कि मार्केट में 650 का सीमेंट का पैक है तो आपकी घर में कॉस्ट 900 रुपये पर यूनिट आ रही है। लेकिन जब आप जो है वो 15 मैट्रिक टन की बजाय प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाते हो, लेकर जाते हो आप 45 मैट्रिक टन तक, तो पता लगता है कि यही जो सीमेंट की बोरी है ये 500 रुपये पर यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। तो अब ये प्रॉफिटेबल हो गया क्योंकि 650 की बोरी है, 500 प्रोड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब है जब हम प्रोडक्शन कम रखते हैं तो कॉस्ट हाई बेयर करते हैं, लेकिन जब हम प्लांट को ऑप्टिमम कैपेसिटी पे यूज़ करते हैं तो जो उसकी कॉस्ट है वो कम होना शुरू हो जाती है। और ये कॉन्सेप्ट आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिल्कुल पढ़ा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर ने ये पढ़ाया ना हो और आप इस लेवल पे पहुंच गए। क्यों जी हाफिज़ साहब, ये तो यार मुमकिन ही नहीं है। आप कहें कि मैंने एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा और उसके बगैर ही मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स पास कर ली है।
मुझे इकोनॉमिक्स पसंद नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं आई कभी। देखें, ये प्रोफेशनल बात नहीं कर रहे आप। बात ये होती है कि ये जो बातें होती है ना, मुझे पसंद नहीं है, नापसंद है, सब ये वो लोग करते हैं जिन्होंने म्यूज़िक सीखना है, आर्ट सीखना है। तो म्यूज़िक एंड आर्ट वाले लोग तो ये बात कर सकते हैं कि ठीक है जनाब, मुझे क्लासिकल नहीं पसंद तो मैं जो है वो पॉप म्यूज़िक सीखूंगा, और मुझे पॉप नहीं पसंद तो मैं क्लासिक सीखूंगा। जो बिज़नेस प्रोफेशनल होते हैं उनकी फील्ड में जो जो कुछ होता है उनके लिए सीखना ज़रूरी होता है। ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है, ये हमारे ज़ाब्ता अखलाक का हिस्सा है कि जो भी नॉलेज हमारी प्रोफेशन की फील्ड में शामिल किया गया है, हम कभी ये क्लेम नहीं करेंगे कि ये हमें आता नहीं है, और कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये हमें पसंद नहीं है। पसंद नापसंद वाली कौन सी बात होती है? डॉक्टर साहब कहें जी मुझे कार्डिक कॉन्सेप्ट पसंद नहीं तो एमबीबीएस कैसे करेंगे? हैं, ऐसी बात नहीं कहते, ठीक है? इट्स नॉट गुड। तो इस तरह नहीं कहते, बिकॉज रीज़न इज पसंद नापसंद कुछ नहीं होती। प्रोफेशन एक चीज़ होती है, उसके अंदर हर चीज़ सीखनी पड़ती है। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ही तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स वगैरह सारे कॉन्सेप्ट ड्राइव ही यहाँ से होते हैं। और अगर हम कहें कि हमें ये नहीं पसंद, इसका मतलब आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट करने का आपका कोई इरादा नहीं है। तो प्लीज़ इसको आइंदा से ऐसी बात आपने नहीं करनी। ये तो बड़ी दिल आज़ारी वाली बात है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं तो मैंने ये नहीं पढ़ी। अच्छा, ये तो शहजादे करते हैं, आप शहजादे थोड़ी हैं, आप तो स्टूडेंट हैं प्रोफेशनल स्टडीज में। तो बच्चों बात ये सिंपल सी है कि जहाँ हम ऐसे लेवल तक प्रोडक्शन करें जहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, और जब हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वही इंजीनियर्स होते हैं, वही हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, वही उस प्लांट को मेंटेन कर लेते हैं। अगर प्लांट सारे दिन में आधा घंटा चलेगा तो भाई हमें ज़मीन की भी कॉस्ट आनी है, लैंड की भी आनी है, बिजली की भी मीटर की आ जानी है, लेबर की भी आ जानी है। लेकिन अगर वो 8 आवर चलेगा तो ये कॉस्ट तो वही रहेगी, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज आधे घंटे से 7.5 घंटे एक्स्ट्रा चलेगा, और हमें लेबर को वही देना है, हमें मशीन मैन को वही देना है, इंजीनियर को वही देना है, हमें पावर और इलेक्ट्रिसिटी में वही पे करना है। तो नेचुरली हम ज़्यादा आउटपुट अचीव कर सकेंगे। तो ये है सबसे पहला कॉन्सेप्ट। अब जहाँ तक सवाल है हमारा कि हम किस तरह से जो है मेथड्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव करते हैं। देखिए, हमें वक्त के साथ साथ अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना तो मकसूद होता ही है, लिहाजा हम देखते हैं कि हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है और किस तरह से करनी है। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि हमें मार्केट में जितना भी प्रोडक्ट चाहिए होता है उसे हमें पूरा करना पड़ता है। इसके अंदर सिंपल बात यह है कि हमें प्रोडक्शन को ऐसे लेवल पे लेके जाना है जहाँ कॉस्ट मिनिमाइज हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें जिस चीज़ को मैनेज करना है वो है कस्टमर डिमांड। कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है और अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतनी रखनी है कि जितना ऑर्डर आए उतना प्रोडक्ट दस्तयाब हो मार्केट में। ठीक होगी बात? अब मैं जो बात करने लगा हूँ आप बड़ा जहन खोल के सुनिए इसको ज़रा सोचिए कि मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ। लेट्स से मैं एक लेट्स आसान सी एग्जांपल लेते हैं कि बाइक का या कार का इंजन लुब्रिकेंट बनाता हूँ, यानी इंजन ऑयल बनाता हूँ। अब मुझे तमाम लोगों को कितनी मेहनत से कायल करना होगा कि जो ऑयल वो यूज़ कर रहे हैं उसकी बजाय मेरा ऑयल यूज़ करें। अब ज़रा सोचिए कि वो लोग जहन बना लेते हैं और उस ऑयल को ख़रीदने चले जाते हैं। अब आगे जाते हैं तो वो ऑयल उन्हें नहीं मिलता, तो वो क्या करेंगे? ऑयल चेंज नहीं करेंगे। क्यों जी? ऐसा होगा कि वो ऑयल चेंज नहीं करेंगे, वो मेरा वेट करेंगे। क्यों जी हाफिज साहब? लेट्स सपोज मैंने एक इंजन ऑयल लॉन्च किया है, और इंजन ऑयल लॉन्च किया है और मैंने कायल कर लिया है कस्टमर को कि तुम मेरा ऑयल अपनी बाइक में या कार में यूज़ करोगे। वो जाता है उसके लिए कार ऑयल चेंज के लिए, और वहाँ पे वो इंजन ऑयल दस्तयाब नहीं है। अब क्या होगा? सोचिए, क्या आपने इस बिहेवियर को कभी सोचा है कि क्या होगा? तो देखिए, जहाँ तक हमें नज़र आता है इसमें होगा ये कि जो आप जर्नली ऑब्जर्व करेंगे वो ये होगा
कि वो दोबारा कभी भी हमारे से पूछने ही नहीं आएगा। क्यों जी, कुरतुलैन हैं, अनवार हैं, हाफिज शहाब हैं, हमजा इकबाल, इमरान, ये तमाम बच्चे ऑनलाइन हैं, कोमल हैं, उसामा है, रुतबा है, सादिया हैं, ठीक है, वजीहा है। तो प्लीज़ आंसर किया करें जब मैं एक सवाल पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले। तो क्या होगा कि वो वेट नहीं करेगा, वो अल्टरनेट यूज़ कर लेगा। अब वो एक दफ़ा अल्टरनेट यूज़ करने लग गया, लेट से मेरी एक गाड़ी है उसके अंदर मैं यार मुझे नाम भूल गया सॉइल का, वो ऑयल है आई थिंक जिप या जिंक्स, वो मैं डालता हूँ उसके अंदर। तो वो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैं 2005 से लेकर ऑनवर्ड वो यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, तो मैंने कभी भी वो चेंज नहीं करता। तो इसी तरह उसने एक दफ़ा ऑयल वो वाला डाल दिया दूसरा, तो मेरा ऑयल कभी भी ट्राई नहीं करेगा। लिहाजा ये ऐसे ही होगा जैसे कि वो क्रिकेट में होता है कि एक बॉलर बड़ी मेहनत से एक कैच निकलवाता है बैट्समैन से, और कैच करने वाला कैच छोड़ देता है, तो बैट्समैन आउट तो नहीं होगा, वो तो फिर पक्का हो जाएगा और फिर सेंचुरी करने तक आपका मसला हल नहीं होगा। लिहाजा यही बात है कि जब हम ऑर्डर निकलवा लें, कस्टमर कोई चीज़ मांगने आ जाए, तो ये इंश्योर किया जाए कि प्रोडक्शन इतनी हो कि उसके लिए हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट दस्तयाब हो सके, चीज़ दस्तयाब हो सके। लिहाजा हमारा ये काम है कि हम इसको चेक करते हैं। लिहाजा हमारे पास इसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसके अंदर एक तरीका जो है वो ये है कि हम एक ग्रोथ रेट फिक्स कर लेते हैं, गिवन रेट फिक्स कर लेते हैं कि हमारी डिमांड जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड का जो रेट है, लेट्स से इट्स रेट इज़ जो भी निकल आए, आप कह लीजिए इट्स अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं 20 को यहाँ मानता हूँ तो हम कहते हैं ये कोई 50% ग्रोथ रेट है, तो हम इसी के साथ साथ उसी ग्रोथ रेट पे प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें आसान तरीका एक ये है कि एक गिवन रेट से हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अच्छा, एक गिवन रेट जो होगा इस तरह से होगा कि हम डिमांड को पहले एस्टिमेट करेंगे कि किस रेट से ये ग्रो कर रही है, तो फिर उसी रेट से हम इसको ग्रो करते जाएंगे। ठीक होगी जी बात। तो एक तरीका है, 2% हो सकती है, 5% हो सकती है, 50% हो सकती है। तो जितने परसेंट डिमांड आपकी बढ़ती है, आप उतने ही परसेंट जो है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। जी रुतबा, बात यह है कि अगर फर्स्ट टाइम बायर है तो फिर तो अभी पहले से उसके साथ लॉयल्टी कोई अटैच ही नहीं है, लेकिन अगर कोई लॉयल्टी अटैच हो जाएगी, यानी पहले यूज़ कर लेगा, फिर तो हो सकता है कि जैसे आप एक साबुन यूज़ करते हैं या शैम्पू यूज़ करते हैं या कोई घर में आप एसी यूज़ करते हैं, तो पहले यूज़ कर रहे हैं फिर तो और बात है। लेकिन अगर पहली दफ़ा की बात हो रही है तो फिर तो ज़ाहिरी बात है कि बड़ी मुश्किल से डिमांड निकली है, तो उसको उस वक्त दस्तयाब होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि हर दफ़ा हम एक फिक्स्ड ग्रोथ रेट से इंक्रीमेंट जो है इसके अंदर देना शुरू कर देते हैं। तो एक तो तरीकाकार ये हो सकता है। अच्छा, दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि क्यों फिक्स्ड रखें कि हमने हर एक माह के बाद या हर जो है वो एक माह के बाद हमने 2.5% प्रोडक्शन बढ़ानी है, ऐसा क्यों करें? ऐसा भी तो हो सकता है डिमांड ऐसे ना बढ़ रही हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये ना करें, बल्कि हम ये करें कि हम जो है वो डिमांड को एस्टिमेट करें हर टाइम पीरियड के ऊपर। हम टाइम पीरियड के ऊपर डिमांड को ट्रेस करते रहें, और जैसे जैसे डिमांड चेंज होती रहे वैसे वैसे हम प्रोडक्शन चेंज करते रहें। जहाँ डिमांड कम हो रही है हम प्रोडक्शन भी कम करें, और जहाँ डिमांड ज़्यादा हो रही है वहाँ हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा करें। यानी दोनों जो हैं, डिमांड एंड प्रोडक्शन, एक दूसरे को चेस करें, उसके पीछे पीछे चलते जाएं। अगर डिमांड बढ़ी है तो आप प्रोडक्शन भी बढ़ा दो, और अगर डिमांड कम हुई है तो प्रोडक्शन भी कम कर दो। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन से कि ये मुकाबला हो गया ना, जैसे वो चोर सिपाही का मुकाबला होता है, तो उस तरह से एक कंपटीशन शुरू हो गया। डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ा दो, डिमांड कम हो तो प्रोडक्शन भी कम कर दो।
तो एक तरीका तो ये हो सकता है फिक्स्ड रेट से करो, लेकिन फिक्स्ड रेट्स में प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ वक़्त हम फिक्स्ड रेट से प्रोडक्शन बढ़ाते हैं लेकिन डिमांड नहीं बढ़ती, तो फिर ऐसी सूरत में हम ओवर स्टॉक हो सकते हैं, ऐसी सूरत में हम ओवर स्टॉक हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम डिमांड के साथ इसको मैच करते जाएं, जैसे जैसे डिमांड बढ़े प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएं। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि डिमांड मैनेजमेंट प्लानिंग एम्स टू स्टेबलाइज द डिमांड मार्केट। तो लेकिन ये मैं तब बात करूंगा अगर पहले दो आपको क्लियर है, तो फिर आगे मैं चलूंगा। तो पहले मुझे ये आप क्लियर करें कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ये रुतबा, बाकी बच्चे क्लियर है? ठीक है, सादिया कह रही ठीक है, किरण कह रही है ठीक है, सही है। तो मैं रिपीट करता हुआ चलता हूँ कि मैंने फिक्स कर दिया कि हर सेशन या हर एक माह के बाद 2.5% प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। तो इसको आप कहेंगे कि आप एक गिवन रेट से प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, गिवन रेट से, फिक्स रेट से। दूसरा, मैं कमिटमेंट करता हूँ कि जितनी मेरी डिमांड चेंज होगी ना, मैं उतनी ही प्रोडक्शन चेंज करूँगा। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम कर दूंगा। ये दो तरीके हैं। ठीक हो गई जी बात? तो ये दो तरीके हैं मेरे पास। जी रुतबा, बिल्कुल इसमें लॉस हो सकता है। आप सही कह रहे हैं कि फिक्स रेट का ये नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो इसमें ये ड्रॉबैक है। अच्छा, अब जो तीसरा तरीका है वो है कि डिमांड को फॉलो ना करो बल्कि डिमांड को मैनेज करो। डिमांड को मैनेज कैसे किया जा सकता है? डिमांड को मैनेज ऐसे किया जा सकता है कि हमें ये पता है कि ये हमारी प्रोडक्शन लाइन है, तो फर्ज करें हम इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ये हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान होता ये है कि जनाब जो है हमारा प्रोडक्शन लाइन जो है उसके अंदर कोई चेंज आ जाता है और ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि हमारी जो डिमांड है वो बजाय इसके पैरेलल चले नीचे आ जाती है डिमांड। हमें पता है कि इस वक्त डिमांड जो है वो प्रोडक्शन से नीचे जा रही है, तो हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो इसको मैनेज किया जा सकता है। मैनेज करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दें, ताकि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ जाए। एक तरीका ये हो सकता है कि हम कोई डिस्काउंट ऑफर कर दें, कोई प्रमोशन ऑफर कर दें। तो इससे ये होगा कि हमारी जो है प्रमोशन ऑफर कर दें, इससे ये होगा कि हमारी डिमांड जो है वो वापस चली जाएगी उसी लेवल पे जिस लेवल पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये उसी लेवल पे वापस आ जाएगी। तो हम इसको कहते हैं ये हमारी कैश आबश, ये हमारी जो है वो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। इस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो अब ये हमारे जो हैं वो तीन तरीके हो गए। जी, सुपरमार्केट में आप सब अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज़ को देखते हैं कि इसकी सेल नीचे आ रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो वो उसके ऊपर स्कीम ऑफर कर देते हैं या कोई प्रमोशन ऑफर कर देते हैं। तो तीन तरीके कौन कौन से हैं? एक तरीका है जिसके अंदर हम फिक्स्ड रेट से बढ़ा देते हैं प्रोडक्शन को, एक अंदाज़ा कर लेते हैं कि कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी इतनी, तो उतनी हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं मंथली, क्वार्टरली। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम डिमांड देखते रहते हैं और उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन को इक्वेट करते रहते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि हम डिमांड को मैनेज करना शुरू कर देते हैं कि जहाँ डिमांड कम हुई है वहाँ एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दी, कोई और काम शुरू कर दिया, प्रमोशन देनी शुरू कर दी। तो इस तरह से हम अपना काम चलाते हैं। अब ये तीन चीज़ें आपके सामने हमने रख दी जिस तरीके से हम डिमांड और प्रोडक्शन को मैच करते हैं। तो यहाँ तक सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम आप लोगों से फिर एक दफ़ा पूछ लें
कि क्या आपको ये तीनों बातें क्लियर हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी। जी शाबाश। तो रुतबा कह रहे हैं गॉट इट सर, तो साहब कह रहे हैं कि बेहतर है, और किरण कह रही है कि ठीक है। तो यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, बात करते हैं आपकी किताब के हवाले से। एक किताब मैंने चूज़ की है जिसमें पढ़ा रहा हूँ आपको, वो भी मैं आपको सेंड करूँगा। उसके मैंने चैप्टर वाइज PDF नोट्स सब जो है वो सबमिट किए, तो ये भी मैं आपको सेंड करूँगा इंशाल्लाह। ये है मैनेजिंग ऑपरेशनल कैपेसिटी। अब ये समझ लीजिए कि ऑपरेशनल कैपेसिटी को प्रैक्टिकली मैनेज कैसे किया जाता है। अभी तक जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था ना, वो सारा थ्योरी थी। अब ये मैं आपको एज अ आर्ट सिखा रहा हूँ कि ये काम होता कैसे, डिफरेंट बिजनेसेस इसको किस तरह से करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं। हाउ मैनेजिंग द ऑपरेशनल कैपेसिटी, ऑपरेशनल कैपेसिटी बिजनेसेस कैसे मैनेज करते हैं। देखिए इसके 3 तरीके हैं। एक तरीका है जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, और दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं क्यूइंग थ्योरी, और तीसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग। ये 3 तरीके। देखिए एक तो वैसे ही बास प्रोडक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से काम लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास तो है वो, फर्ज कर लीजिए कि जो है वो डिफरेंट मशीनें हैं। जैसे ये मेरे पास एक मशीन है स्टील मेकिंग की, ये एक मशीन है स्टील मेकिंग की। तो मैं इसकी मदद से इस सिस्टम में ऐसी प्रोडक्शन कर सकता हूँ जिसके अंदर जो फीचर आप डिमांड करें मैं ऐड कर सकता हूँ, और जो फीचर आप ना चाहें वो मैं ऐड नहीं करता। ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। कहते हैं इज अ प्रोडक्शन सिस्टम दैट इज डिजाइन टू इजीली अडॉप्ट to changes in the type and quantity of production being manufactured। ये आसानी से टाइप और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में फ़र्क डाल सकता है। कि अगर आप मुझे कहें कि जनाब आप मुझे इस मशीन से ये वाला रोबोट बना दें जो चीज़ों को पिक करता है, तो मैं वो बना दूंगा। फिर आप मुझे कहते हैं कि आप मुझे वो रोबोट बना दें जो पेंटिंग का काम करता है, मैं वो कर दूंगा। फिर आप कहते हैं मुझे कोई ऐसा रोबोट बना दें जो कि चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और रीड आउट करके हमें उसका डील करता है, तो मैं उसी को आल्टर करता हूँ और उसके अंदर चेंज करके उसको ये चीज़ बना देता हूँ। तो इसको हम कहेंगे ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसके अंदर मशीनें हैं, स्टील कटिंग मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, लेकिन हम उसकी मदद से जो प्रोडक्शन है उसकी टाइप भी बदल सकते हैं और उसकी तादाद भी बदल सकते हैं, दोनों चीज़ें बदल सकते हैं। तो इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का नाम देते हैं। आमतौर पे ये जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, ये होता है उन मशीन्स को बनाने के लिए जो प्रोडक्शन के लिए फर्दर इस्तेमाल होती हैं। जैसे रोबोट्स हो गए, तो रोबोट्स बनाने के जो कारखाने हैं वो रोबोट्स ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं। कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जो जंगों में वेपन उठाने के काम आते हैं, कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जो गाड़ियों पे पेंट करने के काम आते हैं, कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जो चीज़ों को पिक करके अपनी जगह फिक्स कर देते हैं, जैसे ये रोबोट्स। तो ये प्लांट एक ही है, लेकिन उस प्लांट से मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं और मुख्तलिफ तादाद में चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो हम इसको कहेंगे ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिस्टम है, जिसको FMS आप कह सकते हैं। तो आई होप कि तमाम बच्चों को पहले तो FMS की समझ आए कि ये चीज़ क्या है। जी किरण बेटी, कोमल, सादिया, रुतबा और हाफिजा, क्लियर है जी। तो मैंने रोबोट की मिसाल दी कि डिफरेंट रोबोट बनाने हैं, लेकिन हमारे पास तरीकाकार सेम ही है। जी बच्चों, तो इमरान, सादिया, इमरान, हाफिज साहब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है, माशाल्लाह।
अच्छी बात है, इसका मतलब बच्चे मेरे सियाने हो गए। पहले इतने सियाने नहीं थे, जब से मेरे से मिलने लगे, मेरी बातें सुनने लगे, तब से बच्चे सियाने हुए हैं। और अगर नहीं हुए तो फिर इसका भी मेरे पास हल है। इसका एक हल तो ये है कि रोज़ाना कोई 7 गिरी बादाम की पानी में भिगोनी चाहिए रात को, और सुबह छील के खा लेनी चाहिए, बड़ी अच्छी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जितने भी हैं और जितने भी तरह के अकाउंटेंट्स हैं, इनके लिए अखरोट का खाना बड़ा कारआमद होता है। तो अखरोट लाजमी खाना चाहिए इनको, ठीक है, ये भी बड़े काम की चीज़ होती है। तो ये है, अगर ये भी दोनों चीज़ें काम ना करें तो फिर एक हल है, लेकिन वो फिजिकली है कि एक शतूत की सोटी पे साका की टेप चढ़ाई जाए, उससे बच्चे को तोनी लगाई जाए, उससे बड़ा फाका होता है। अच्छा है, लेकिन चले, हमें आपको डांटना डपटना नहीं, आपको तो पढ़ाना है। तो ये हो गया बच्चों फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, अगर आप देखें कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं, तो सबसे पहला फीचर तो इसका ये है बच्चों कि ये इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये क्विकली क्या करता है, एबिलिटी टू चेंज क्विकली फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। क्विकली एक जॉब से दूसरी जॉब में एडजस्ट हो जाता है, यानी एक जॉब कर रहा है तो दूसरी जॉब पे एडजस्ट हो जाता है यूनिट। अच्छा, एक काम कर रहा है दूसरे काम के लिए फौरन तैयार हो जाता है। इसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है, थोड़ी सी टेम्पलेट बदली, डाइयाँ बदली और वही मशीन दूसरा काम करने लग गई। इसके अंदर स्मॉल बैच प्रोडक्शन होती है आमतौर पे, कि एक बैच बना लिया, फिर दूसरे बैच के लिए हमने टेम्पलेट दोबारा फिट कर ली, तो इसके अंदर ये हमें फायदे होते हैं। अब दूसरा जो है हमारा तरीका, वो है क्यूइंग थ्योरी। पहले तो ये समझे कि क्यूइंग थ्योरी होती क्या है। देखिए, क्यूइंग थ्योरी जो है ये डिस्क्राइब करती है एक मैथमेटिकल मेथड को, जो एनालाइज करता है, प्रिडिक्ट करता है कि हमारे काम में डिलेज क्यों है और कंजेस्टेंस क्यों है। why our work is being delayed and why congestion is there। क्यों हमें ये बताती है कि हमारा वक्त क्यों ज़ाया हो रहा है, हमारे काम में डिले कहाँ कहाँ आ रहा है। हम अगर ये चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें कि इसके अंदर बॉटलनेक्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो इन बॉटलनेक्स को रिमूव करके हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम ज़्यादा क्विकर रिस्पॉन्स ले सकते हैं। हम इस बॉटलनेक को रिमूव करके ज़्यादा क्विकर रिस्पॉन्स ले सकते हैं कि इस रिस्पॉन्स जो है पहले की रिस्पॉन्स ज़्यादा तेज़ हो, जल्द हो, क्विक हो, तो हम एक क्विक रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। तो क्यूइंग थ्योरी हमें किसी एक जगह मदद नहीं देती, बहुत सारी जगह पे हमें मदद देती है हमारे प्रोसेस को बेहतरी में। मिसाल के तौर पे क्यूइंग थ्योरी की मदद से हम ये देखते हैं कि हमारा ट्रैफिक का फ्लो कहाँ जैम होता है, जिस जगह जैम होता है आखिर उसकी वजह क्या है, वहाँ कोई स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे 2 लेन स्विचिंग सिस्टम आ जाता है, या एक वक्त में गाड़ियों को लेफ्ट एंड राइट जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्यूइंग थ्योरी हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करती है और हम उसके मुताबिक रोड एक्सटेंशन करते हैं, या सिग्नल लगा देते हैं, या इवन टनल तामीर कर देते हैं, या फ्लाईओवर तामीर कर देते हैं। तो ये हमें मदद करती है कि यहाँ होना क्या चाहिए। इसी तरह ये हमें प्रोसेसिंग में मदद करती है, प्रोसेसिंग शिपिंग ऑर्डर मोर एफिशिएंटली, कि अगर हम ऑर्डर की शिपमेंट कर रहे हैं और उसमें डिलेज आ रहे हैं, तो ये उसमें भी हमारी मदद करती है कि हमें समझाती है कि क्यू में कौन सी चीज़ कहाँ पे डिले का शिकार है। उसको जब हम रिमूव करते हैं तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। इसी तरह ये हमें रिड्यूस करती है, रिड्यूसिंग एवरेज टाइम पर कॉल सर्विस सेंटर, कि एक कॉल सेंटर में जो कॉल्स आती हैं उसकी डीलिंग में जो वक्त है वो किस तरह से मैनेज होता है और कहाँ पे डिलेज आते हैं, उसको भी रिमूव करने में ये मदद देती है। जैसे अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं, इज आल्सो एन अकाउंटेंट, हायर्ड इन द सी पैक में हायर हुए हैं। तो उसकी वजह ये थी कि जो पंजाब का ये इलाका है, यानी इंडियन पंजाब का, वहाँ से जो कंटेनर्स आते हैं और ग्वादर के रास्ते शायद पोर्ट होते हैं या अफगानिस्तान जाते हैं, तो वो क्लियरेंस में उनको तकरीबन लगते हैं 48 घंटे से ज़्यादा। तो उन्हें एक क्यूइंग असाइनमेंट दी गई है कि आपका काम ये है कि इन डिलेज को ख़त्म करें। अब इन डिलेज को इस हद तक ख़त्म करना है कि वो कहते हैं कि इसको 2 घंटे के अंदर इमिग्रेशन क्लियर भी होना चाहिए
2 घंटे के अंदर इसके अंदर जो रिक्वायर्ड ज़रूरियात हैं वो पूरी करके, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करके, तो ये कंटेनर जो है वो यहाँ से मूव करके जो है अपने रास्ते पे चल पड़े। तो इसके लिए क्यूइंग असाइनमेंट दी गई है और वो इसी मॉडल को अप्लाई करके उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो इससे फ्लो बेहतर होता है हमारा, फ्लो थ्रू शॉप्स, फैक्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स के फ्लो जो है वो इम्प्रूव करता है। तो ये इसका बेसिक यूज़ है क्यूइंग थ्योरी का, कि प्रोडक्शन में पीछे चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनकी एक लाइन लगी हुई है और वो लाइन देखती है क्यूइंग थ्योरी के कहाँ पे लाइन रुकती है और कौन सी लाइन ज़्यादा डिले करती है। फिर उसके लिए इलाज सोचा जाता है कि इसको हमने किस तरह से बेहतर करना है। तो ये तरीका कार है इसका। और जो एक असाइनमेंट है उसका जो एवरेज टाइम है वो किस तरह हमने रिड्यूस करना है। कि कुछ कॉल्स हैं वो आप देखते हैं ना, अक्सर आप कॉल करते हैं तो क्या होता है, वो कहते हैं जी ऑल ऑपरेटर्स आर बिजी सो यू आर रिक्वायर्ड टू वेट फॉर सम वाइल, और फिर वो गाना चला देते हैं, कोई म्यूजिक चला देते हैं, आप वेट करते रहते हैं। फिर चंद मिनट बाद वो कहते हैं कि हम आपको एक ऑपरेटर से मिला रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के पेश नज़र आपकी कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अगर वहाँ पे ऑन द एवरेज पर कॉल हमें समझ आती कि सर्विस सेंटर में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो उसको भी क्यूइंग के तरीके से हम ट्रीट करेंगे क्यों बेहतर। तो ये इसके अंदर क्या है वो हम एप्लीकेशन करते हैं। अब जहाँ तक सवाल है जो आप बात कर रहे थे, इसी को अगर हम देखें कि इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इट अप्लाइज इन अ सिचुएशन ऑब्वियसली क्यूइंग शॉप्स पे, बस स्टॉप्स पे, रोड वे, रोड के मामले में, कॉल सेंटर्स में, प्लेन्स की लैंडिंग फ्लाइंग, यानी कि वो जो रनवेज अवेलेबल है कि नहीं है, तो इस मामले में इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जहाज़ कोई ऊपर है, बेचारा आधे घंटे से वेट कर रहा है, उसको रनवे ही नहीं मिल रही, और दूसरा जो है वो भी है, उसको रनवे मिल गई है। तो ये क्यूइंग थ्योरी यहाँ पे अप्लाई की जाती है कि देखा जाए कि किसको पहले आपने क्यों प्रायोरिटी दी। दूसरी चीज, क्यूइंग थ्योरी कंक्लूड थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन और रेट एट विच समथिंग इज प्रोसेस्ड, कि किस रेट में हमने चीज़ों को प्रोसेस किया है, कितना वक्त लगा है एक चीज़ को प्रोसेस करने में। हमारा काम ये है कि इसको इम्प्रूव करें, जितना हम इम्प्रूव करेंगे उतनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ज़रा गौर कीजिए कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं और आज जाते ही आपका पासपोर्ट लिया जाता है, और पासपोर्ट लेते ही आपसे कहा जाता है कि सर प्लीज़ पास ऑन टू द नेक्स्ट काउंटर। अगले काउंटर पे जाते हैं, आपका सामान ले लेते हैं, उसलिए अगले काउंटर पे जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये बोर्डिंग कार्ड है, यहाँ बैठ। आप कहेंगे यार निज़ाम बड़ा अच्छा है। इस तरह कस्टमर कंप्लेंट लेके आता है, कोई उसका एलईडी खराब है, आप कहते हैं जी यहाँ पे इसको सबमिट कर दें और ये जनाब आपकी कंप्लेंट है, तो जनाब आप परसों आके ले जाएं। तो आप भी कहेंगे हाँ यार ये बड़ा अच्छा निज़ाम है। लेकिन अगर यहाँ पे बरसों चीज़ फंसी रहे और जो है स्लो लाइन मूव हो रही हो, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, जो स्लो लाइन होगी वो फ्रस्ट्रेट करेगी। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि इस एग्जांपल में कहा जाता है कि मोटरवे से आ रहे हो ना, तो अक्सर क्या होता है कि मोटरवे से जब हम आ रहे होते हैं तो दूर से ही पहला काम तो ये होता है, जब भी मैं हाईवे से आ रहा होता हूँ तो मैं अपनी धुन में मगन, वही 120 की स्पीड पे आ रहे होते हैं, एकदम से ब्रेकें लगती सबकी, आवाज निकली गई, हाँ जी, पता लगता हुआ क्या, वो कहते हैं रावी टूल प्लाजा आ गया। अब वहां पे जाके एक लंबी क्यू लगी होती गाड़ियों की, इस तरह लंबी सी क्यू लगी होती। अब होता ये आम तौर पे रूटीन में कि जिस लाइन में आप लग जाते हैं, अगर दूसरी लाइन उससे बड़ी थी तो जाहिर है आप क्या करते हैं, आप छोटी लाइन चूज करते हैं, सबसे छोटी लाइन चूज करते हैं। अब पता लगता है छोटी लाइन स्लो है और बड़ी लाइन फास्ट है, तो आप फौरी तौर पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये क्या कहानी है, मैं तो लगा था कि यहाँ 2 गाड़ियां तो जल्दी से मेरी जो है क्लियरेंस मिल जाएगी, और वहां पे जनाब 15 गाड़ियां थी तो 8 तो निकल भी गई हैं, तो ये तो 2 नहीं क्लियर हो रही। तो ऐसी सूरत में क्यूइंग थ्योरी हमें हेल्प करती है और कहती है कि डिफरेंट लाइनों की बजाय सिंप्लीफाइड लाइंस क्रिएट करो और इसको ट्रीट करो वन लाइन कंप्यूटराइज तरीके से, कि कंप्यूटर नोट करे लाइनें फिजिकली चाहे 4 हैं, लेकिन कंप्यूटर नोटिफाई करे कि कौन सी गाड़ी कितने मिनट पे लाइन पे लगी थी और आपने कितने मिनट और कितने सेकंड पर उसे रिलीज किया। तो अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर साइड जो है यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है।
तो हम उस मसले को हल करेंगे। तो यहाँ तो ये सारी लाइंस डिफरेंट होती हैं, लेकिन कंप्यूटर पे ये लाइंस एक ही होती है। हर गाड़ी के नैनो सेकंड का भी फर्क नोटिफाई किया होता है कि गाड़ी कितने बजे लाइन में लगी और कितने बजे निकली। अगर ऐसा हो जाए तो फिर सारा ही मसला हल हो जाता है। लेकिन हमारा तो सिचुएशन ये होती है कि जब हम लाइन में लगते हैं उधर जाके वो शेरा वाला गेट पे, या सॉरी वो शेरा वाला गेट वे, या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, बंद रोड वाली साइड में, तो वहाँ पे हम लाइन में शराफत से लगे होते हैं और कुछ लोग लेफ्ट से या राइट से आते हैं और आके आगे ट्रक वाले को हॉर्न दे के तो निकल जाते हैं। वहाँ मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, बड़ा दुख होता है। सबसे बड़ा दुख उन लोगों पे होता है कि जो वर्दी पहन के आगे खड़े होते हैं और ये नहीं करते कि यहाँ के हकदार को उसका हक दिला दे, और जो शख्स लेफ्ट या राइट से आया उसे ज़रा 15-20 मिनट आधा घंटा रोकें, ज़रा उसको पता चले उसने रूल को वायलेट किया है, तो आइंदा वो लाइन में लग जाएगा। रूल ऑफ लॉ तो तभी काम करेगा जब आप लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब सारी कंप्रोमाइज कर देते हैं, हम भी ब्रेक मार देते हैं, वो भी बीच में आ जाता है, तो क्या मजा आया। एक बंदा जो है पीछे 15 सीट्स पीछे वेट कर रहा है कि यार मेरी बारी आ जाए, और दूसरा बंदा जो है वो ब्रेक लगा के तो जनाब जो है वो आपकी ब्रेक लगवा के आगे जंप करके आगे निकल जाता है। तो अल्टीमेटली इससे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है देखने वालों को। जबकि कंसीडर उसे सेम क्यू होना चाहिए, एक क्यू में रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सा बंदा कितने बजे लाइन में लगा है। इस मामले में बहरहाल बहुत सारे जो हैं बैंक्स, एयरपोर्ट चेक इन और लार्ज पोस्ट ऑफिस जो है वो उन्होंने इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रखा है ताकि ये मसला जो है उसको डील किया जा सके कि ये कैसे हैंडल होता है। तो ये एक चीज़ है। हाँ अलबत्ता अगर क्यू लंबी हो जाए, जैसे मुझे याद है कि मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस ज़माने में हमने सुना था कि कैनेडियन एमिग्रेशन खुला, तो बहुत सारे लोगों ने कैनेडियन एमिग्रेशन अप्लाई किया, तो पता लगता था कि 2 माह बाद इंटरव्यू आ गया है, 6 माह बाद आ गया और लोग कनाडा चले जाते हैं। फिर जब हम कॉलेज पहुंचे तो पता चला कि इसमें 3 साल लगते हैं। फिर हम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पता चला कि इसमें 5 साल लगते हैं। और जब हमने क्वालिफाई कर लिया तो फिर पता चला कि ये काम बड़ा मुश्किल है। तो बहरहाल ये है कि क्यूइंग सिस्टम इतना लंबा है कि लोग लाइन में इतने लग जाते हैं कि फिर आपकी बारी जो है वो बड़ी देर से आती है। एनीवे, तो बहरहाल मैंने कभी सोचा तो नहीं बाहर जाने के बारे में, यहाँ तक कि मेरी अपने जो हैं वो कई अजीज़ बाहर हैं, लंबे अरसे से उधर के नेशनल हैं, जैसे मेरी हमशीरा है अमेरिका में है, मामू है कनाडा में है। तो खैर कभी मैंने कभी किसी को कहा नहीं, 1-2 बार उन्होंने कहा भी, मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे नहीं। मैंने कहा यार पाकिस्तानी माशाल्लाह इतना अच्छा मुल्क है और अपॉर्चुनिटीज़ के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मुल्क है, तो यहाँ पे हर काम हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर आप सब दोस्त जानते हैं कि देखिए जो ड्रॉबैक्स हैं वो हर मुल्क में ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में ड्रॉबैक्स नहीं हो सकते, इट इज़ एवरीवेयर, हर जगह होते हैं और हर जगह इन्हें फेस किया जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फोरकास्ट। देखिए फिर एक आसान तरीका तो ये हो सकता है कि हम क्यों ना ऐसा करें कि अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सहारा दे दें फोरकास्टिंग का, कि हम टाइम सीरीज के तरीके से फोरकास्ट करें और फोरकास्ट करके हम प्रेडिक्ट करें कस्टमर का बाइंग बिहेवियर, उसकी हैबिट्स, उसके सोचने का अंदाज, उसकी जो भी सिचुएशन है, ताकि हम उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि किसी और तरीकों को फॉलो ही ना करें, फोरकास्टिंग करते जाएं और उसी के तरीके से आगे बढ़ते जाएं। अब फोरकास्टिंग का जो तरीका है इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपको क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ाए गए तो वहाँ स्पेशली आपको टाइम सीरीज एनालिसिस कराया गया। फिर आगे आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स के जो भी टॉपिक्स आएंगे उसमें पर्टिकुलरली फोरकास्टिंग और जो है सीजनल फोरकास्ट, ये सारा कुछ कराएंगे ताकि आप आसानी से इस टेक्निक को लर्न कर सकें। अगर इस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो स्केड्यूल है वो किसी प्रोबेबिलिटी या अजम्पशंस पे बेस्ड करता होगा, भले, लेकिन वो अजम्पशंस या प्रोबेबिलिटी रियलिस्टिक होगी
वो बिल्कुल फिक्शंस बेस्ड नहीं होगी, रियलिटी बेस्ड जो है आपका स्केड्यूल होगा, एक्टिविटी स्केड्यूल। दूसरी बात ये है, इसके तरीके से आप ज़्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर सकेंगे, यानी जितनी ज़रूरत होगी उसको पूरा कर सकेंगे। और तीसरी बात ये है कि जो मिसमैच है बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिमांड, आप इसको रिमूव कर सकेंगे कि किसी भी मौके पे, जैसे वो प्रॉब्लम थी ना फिक्स्ड ग्रोथ रेट की, तो फिक्स ग्रोथ रेट में मसला ये है कि जहाँ मिसमैच हुआ वहाँ ओवर प्रोडक्शन हो जानी है और चीज़ों का वेस्ट होना है, ज़िया होना है, तो उसका यहाँ पे कोई चांस नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इससे आपका ये जो मसला है, ये जो प्रॉब्लम है, ये रिजॉल्व हो जाएगी। तो इस लिहाज से अगर आप देखते हो तो मैंने आपको 3 मेथड्स की यहाँ पे बात की है जिससे आप प्रैक्टिकली जो है अपना ऑपरेशनल कैपेसिटी को मैनेज कर सकते हो। एक तरीका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके अंदर जो है आप एक ऐसा प्लांट लगाते हो, एक ऐसा सिस्टम लगाते हो कि जिस तरह की चीज़ चाहिए वो फीचर ऐड कर दो और जितनी मिकदार में चाहिए उतनी मिकदार में प्रोड्यूस कर दो। दूसरा क्यूइंग का तरीका है जिसके अंदर हम क्यूइंग लगा के देखते हैं कि कहाँ हमारा काम डिले हो रहा है, उसको रिमूव करते हैं। और तीसरा तरीका फोरकास्टिंग का है। तो ये हो गया जी हमारा मैनेजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अहम बात जो करने वाली है वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं बड़ी तफसील के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर आप यस कर दें पहले के समझ आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी शाबाश, ऑल राइट, किरण कह रही है ऑल राइट, आप सब कह रहे हैं यस क्लियर है, ठीक है जी। मोहम्मद उसामा भी कह रहे हैं कि ठीक है, और इमरान भी कह रहे हैं कि ठीक है, कुरतुलन भी कह रही है कि ठीक है, किरण भी कह रही है ठीक है, शाबाश। अच्छा बच्चों, तो मैं कहता था ना आप समझदार हो जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह होने शुरू हो गए, और अब जो है आपकी समझदारी की धूम बड़ी जल्दी दुनिया में पड़ जानी है इंशाअल्लाह। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी कि यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके साथ मैं अटैच कर रहा हूँ, इजाफी छोटा सा आर्टिकल है बिल्कुल, और वो ये है कि अप्रोच टू कैपेसिटी मैनेजमेंट व्हाइल इन्हांसिंग अ प्लांट कैपेसिटी। जब कोई नया प्लांट लगाते हैं या एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी को इन्हांस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या अप्रोच होती है? कहते हैं कि जनरली हम इस प्लानिंग में 6 स्टेप्स रखते हैं, 6 स्टेप्स रखते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, अगर मैं अपना प्लांट चेंज कर रहा हूँ, टोटली चेंज कर रहा हूँ, या अब मैं अपने एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा रहा हूँ, इन्हांस कर रहा हूँ, तो इसके 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं। और ये 6 स्टेप्स जो हैं ये कंसीडर करेंगे कि जब हम प्लांट रिप्लेस करेंगे या नया प्लांट लाएंगे या प्लांट में कुछ रद्द-बदल करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम कंसीडर करेंगे डिमांड और ट्रांसलेट करेंगे इनटू रिक्वायर्ड कैपेसिटी फॉर प्रोसेस, कि डिमांड कितनी रही है, कितनी हो सकती है, उसको ट्रांसलेट करेंगे कैपेसिटी के मुताबिक कि कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है। ये भी अंदाज़ा लगाएंगे कि जो रनिंग मशीनें इस वक्त काम कर रही हैं उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है या ऑलरेडी कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो एक तरफ डिमांड का अंदाज़ा करेंगे, उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा लगाएंगे, और ये भी ख्याल रखेंगे कि इस वक्त जो बाकी मशीनें काम कर रही हैं, जो कंटिन्यूसली काम कर रही हैं, वो कितना प्रोड्यूस कर रही हैं। फिर इसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके दरमियान मिसमैच कितना है, फर्क कितना है। वो फर्क और वो कैपेसिटी जिसको आप गैप एनालिसिस कह सकते हैं, जो गैप होगा कि डिमांड है 600 यूनिट्स की, हमारी सारी मशीनें प्रोड्यूस कर रही हैं 300 यूनिट्स, इसका मतलब है इसमें गैप है 300 यूनिट्स का। ये 300 यूनिट्स का जो गैप है ये हमें पूरा करना है, ये 300 यूनिट्स का गैप हमें पूरा करना है। तो जब तक ये 300 यूनिट्स का गैप पूरा नहीं होता, ज़ाहिर डिमांड पूरी नहीं होगी। तो एक तरफ डिमांड को कंसीडर किया, दूसरा प्रोडक्शन कैपेसिटी को किया। तो डिमांड कितनी है, पहला पॉइंट 600, दूसरा पॉइंट प्रोडक्शन कितनी है 300,
तीसरा पॉइंट मिसमैच कितना है, 300 यूनिट्स का। अच्छा, अब सजेस्ट करते हैं, मैं ये जो कहता हूँ प्रोडक्शन कहता हूँ जी 400 है, तो मिसमैच कितने का हुआ, 300 की बजाय 200। मैं दोनों जगह 300 नहीं करता, चेंज करता हूँ। अब फोर्थ आ गया कि सजेस्ट अल्टरनेटिव प्लान फॉर ओवरकमिंग मिसमैच। अब हम सोचते हैं कि इस मसले को हल करने के लिए, जो मिसमैच है इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव प्लान क्या है, हमारे पास मुतबादिल प्लान क्या है जिसकी मदद से हम इस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम इस मसले को हल कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, सजेस्ट करते हैं। फिर जाहिर बात है जब आप अपने अल्टरनेटिव को देखते हो तो हर अल्टरनेटिव को दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ता है और उसमें से बेस्ट निकालना पड़ता है, इसमें से बेस्ट हमारे लिए कौन सा है। ठीक है, तो हम रिपीट कर लेते हैं। मैं रिपीट क्यों करता हूँ कि हमने कहा सबसे पहले कि डिमांड का अंदाज़ा लगाएंगे, डिमांड को कंसीडर करेंगे। तो मैंने कहा फ़र्ज़ कीजिए कि डिमांड है 600 यूनिट्स की, इस वक्त प्रोडक्टिव कैपेसिटी है मेरी 400 की, और मेरा जो मिसमैच है, गैप है नंबर 3 पॉइंट, वो है 200 यूनिट्स। इस मसले को हल करने के लिए हम अल्टरनेटिव प्लान्स और मिसमैच को रिजॉल्व करने के क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, और उन अल्टरनेटिव में से हम बेस्ट अल्टरनेटिव का इंतखाब करेंगे जो कि हमारे इस मसले को हल कर सकें। अब यहाँ पे हम फिर अल्टीमेटली उसके हवाले से इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्रोल्स को, और बेस्ट प्लान जो है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि इसमें से जो बेस्ट प्लान है उसे इस्तेमाल करके या बेस्ट प्लांट जो है उसे ला के हम अपना मसला जो है ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम अपने मसले को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे 6 स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम सोचते हैं कि प्लांट को रिजॉल्व कैसे करना है। मुख्तसरन पहले डिमांड कितनी है, फिर कैपेसिटी कितनी है, फिर इनके दरमियान मिसमैच या गैप कितना है, फिर इस गैप को पूरा करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, फिर उसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है और फिर उस बेस्ट ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करना है और फिर उसके ऊपर कंट्रोल भी करना है कि ये हमारा जो है बेस्ट आउटकम आएगी। तो इसको हम कह सकते हैं, ये हमारा क्या कह सकते हैं, आप इसको प्लांट इन्हांसिंग प्लांट कैपेसिटी। यहाँ पे आके हमारा आज का ये वाला जो टॉपिक है इसको हम वाइंड अप कर देते हैं, जिसका नाम था, जिस टॉपिक का नाम था ऑप्टिमम या ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इसको हम कंप्लीट डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं अगर आप का कोई सवाल यहाँ तक नहीं है तो फिर मैं इसको स्लाइड्स को हटाता हूँ आपके सामने से। जी जी कोमल, कोमल मैं आपको बताता हूँ। पहला ये था कि डिमांड कितनी, मैंने कहा जी फ़र्ज़ कीजिए 600 यूनिट की डिमांड है, ये पहला यूनिट था पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि इस वक्त जो मशीनें चल रही हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी है 400 की। तो इसके हवाले से हमने देखना है कि इनमें गैप कितना है, मिसमैच कितना है। तो मिसमैच हो गया 200 का, उसको पूरा करने के लिए हमें एक और प्लांट ऐड करना पड़ेगा, ये बात है बच्चों। तो यहाँ तक अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। शाबाश, कोमल कह रही मुझे समझ आ गई है। तो फिर मैं इन स्लाइड्स को आपके सामने से हटाता हूँ और अगला टॉपिक जो है वो आपके सामने रखता हूँ। तो बच्चों बात ये है कि थोड़ी देर के लिए स्लाइड्स आपके सामने से गायब होंगी, लेकिन आपने शोर नहीं मचाना। जैसे कल भी मैंने बात की थी कि ऐसा ना हो आप शोर मचा दें कि डॉक्टर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जाहिर है जब स्लाइड सामने से हटेगी तो थोड़ी देर के लिए तो चीज़ें गायब होंगी आपके सामने से, क्या है। अच्छा चलिए हम क्या करेंगे, हम इसके बाद फौरी तौर पे आपके सामने जो है वो दूसरी स्लाइड्स में वो रख देंगे ताकि आपको फौरी तौर पे हम दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ लेकर चल सकें। दूसरा हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो फौरी तौर पे हम स्टार्ट करते हैं, चूँकि हम नहीं चाहते कि 1 मिनट के लिए भी आपकी तवज्जो कहीं दाएं बाएं जाए। तो लिहाजा आपने किसी भी तरह दाएं बाएं नहीं जाना,
और आपने इंतज़ार करना है हमारा कि हम आपके लिए एक और टॉपिक जो है सामने रख दें। ये टॉपिक जो है फौरी तौर पे आपके सामने रख दिया गया है। ये जनाब आपके सामने आ गया। यहाँ हमने स्लाइड शेयर का बटन दबाया और हम बात करने लगे आपके साथ। इसको मैक्सिमाइज भी कर देते हैं हम। तो देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, हमने बात यहाँ पे ये करनी थी कि प्रोडक्शन क्या है, क्वालिटी इश्यूज क्या है, रिसोर्स बेस्ड कंपटीशन क्या है और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है। देखिए, यहाँ पे हमने अभी तक जो बात आप दोस्तों के साथ की थी वो इस एंगल से की थी कि जनाब प्रोडक्शन आप सब लोग जानते हैं कि हम किसी मटेरियल को या किसी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं उसके जो है वो एक्चुअल शेप से दूसरी शेप में, जिससे उसकी वैल्यू या उसकी वर्थ में इजाफा हो जाता है। उसको प्रोडक्शन कहते हैं। सिंपल बात यह है कि हम मटेरियल को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह मेटल है तो मेटल की हम कार बना देते हैं, वुड है तो उसका हम फर्नीचर बना देते हैं। इस सिंपल अमल को हम जो है वो प्रोडक्शन का नाम देते हैं। प्रोडक्शन के इस अमल में हमारा मसला होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, जिसके हवाले से हम चाहते हैं कि ऑपरेशनल स्ट्रेटजी बनाई जाए, यानी स्ट्रेटेजिकली हम कुछ ऐसी स्किल्स गेन करें जो दूसरों के पास ना हो, दूसरों के पास वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ना हो जो हमारे पास हो। इस तरह रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल किया जाए, स्किल्स का बेस्ट इस्तेमाल किया जाए, सप्लायर रिलेशनशिप का बेस्ट इस्तेमाल किया जाए और उसके नतीजे में हमें एक कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो जाए। ये कंपेटिटिव एडवांटेज ना सिर्फ हमें हासिल हो, बल्कि हम इसके लिए ऐसी स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी बनाएं कि हम इसको सस्टेन कर सकें, यानी लंबे अरसे तक कंपेटिटर को अपने मुकाबले में पीछे ला सकें। सो दिस इज़ व्हाट कि हम चाहते हैं कि हम कंपेटिटर को अपने मुकाबले में पीछे ला सकें। लेकिन इस सारे अमल में जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि हमारे पास वसाइल कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है और हम इसको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। इस हवाले से हम थोड़ी सी बात इससे पहले कर चुके हैं, जो कि कैपेसिटी क्वालिटी के हवाले से थी। क्वालिटी के हवाले से जो बात हमने आपके साथ की थी इज़ अ लास्ट वीक में, आई होप सो फार। तो लास्ट वीक में हमने जो बात की थी उसके हवाले से हमने कहा था कि क्वालिटी कहते हैं कि एक प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने एक कार ख़रीदी है। ये कार जो है ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर पे कितनी जल्दी पहुंचती है। हाउ मैनी मिनट्स इट टेक, हाउ मैनी मिनट्स इट्स टेक, हाफ मिनट, 1/4 मिनट और 1 मिनट। तो ये गैस की परफॉर्मेंस है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो आ जाती है वो ये है कि इस कार के अंदर आपको फीचर्स क्या दिए गए हैं। पता चलता है कि इस कार के अंदर आपको जो है बहुत एक्सटेंसिव फीचर्स दिए गए हैं। इसके अंदर ABS ब्रेक्स दी गई हैं, सेफ्टी बैग्स लगाए गए हैं, इसके अंदर शॉक्स एब्जॉर्बर बहुत अच्छे यूज़ किए गए हैं, इस गाड़ी के अंदर सीट्स जो हैं बड़ी बकेट्स यूज़ की गई हैं। तो ये इसके क्या हैं, इसके फीचर। इसमें रिम की जाए अलॉय रिम दिए गए हैं। तो ये इसके फीचर्स। तो एक तरफ आ गई परफॉर्मेंस और एक तरफ आ गए उसके एडिशनल फीचर। इसके अंदर बहुत अच्छी LCD प्रोवाइड की गई है, बैक व्यू मिरर की बजाय कैमरा प्रोवाइड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें बात कर सकते हैं इसके फीचर्स। उसके बाद मसला आ जाता है ये कार रिलायबल कितनी। अगर मैं प्लान कर लेता हूँ कि मैं इस कार पे जो है वो फैसलाबाद से मूव करूँगा या इस्लामाबाद से मूव करूँगा, और इस्लामाबाद से मैं जाते हुए
सबसे पहले कराची पहुंचूंगा और कराची से फिर मैं मकरान के साहिल के साथ साथ जाते हुए मैं गवादर जाऊंगा। तो क्या ये रास्ता जो तकरीबन 6 + 13 + 3 60 तकरीबन 2000 किलोमीटर्स पे मुश्तमिल है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ा मुल्क दिया है, हम खुद ही ना कदरें इसके, और बड़ा खूबसूरत मुल्क है। तो ये जो 2000 किलोमीटर का मेरा सफ़र है, इसके दरमियान कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं हीट अप हो जाए, रुक जाए या किसी वक्त ये काम छोड़ दे। अगर ऐसा कोई शक मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है ये रिलायबल भी है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों के परफॉर्मेंस ये है कि स्पीड कितनी जल्दी लेती है, पिक कैसा इसका, फीचर ये है कि इसके अंदर इजाफी करेक्टरिस्टिक्स क्या डाले गए हैं, और रिलायबिलिटी ये है कि रास्ते पे चलते हुए मुझे इत्मीनान है कि ये कहीं पे भी रुकने वाली नहीं है। अब इससे आगे आ जाते हैं तो आ जाती कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस का ताल्लुक ये है कि जो स्पेसिफिक सर्विस या स्टैंडर्ड का वादा किया गया था मैनुअल में, उसकी एडवर्टीजमेंट में, उसके ब्रोशर में, क्या ये उसको मीट करती है। कि हमें ये कहा गया था कि ये गाड़ी जो है ये 30 सेकेंड्स में जो है वो 0 से 100 पे जाएगी, तो ये जाती है, लिहाजा पहली बात ये कन्फॉर्मेंस होगी। दूसरी बात हमें ये कही गई थी कि ये जो गाड़ी है ये 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलेगी। ये बात भी करती है, ये बल्कि 18 पे जा रही है, 17 पे, तो हम कहते हैं कि ये कन्फॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी भी इसके अंदर मौजूद है। हम मानते हैं कि वाकई ये क्वालिटी मीट करती है। ठीक है, वो जाहिर बात है अगले टॉपिक से लिंक करना है तो थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, वरना फिर अगला टॉपिक कैसे चलाऊंगा। जाहिर है पास बार पिछला टॉपिक लिंक करना पड़ता है, वरना फिर जो बच्चे ज्वाइनर होते हैं जो बीच में छोड़ गए होते हैं वो नहीं चलते साथ। अब इसके बाद आ जाता है कि ड्यूरेशन, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ये है कि मुझे इसको चलाते हुए 5 साल हो गए हैं, और एक बंदा तो इसी गाड़ी के ब्रांड को यूज कर रहा है पिछले 10 साल से, तो वो कहता है सर जो पहले साल परफॉर्मेंस थी 10वें साल भी वही परफॉर्मेंस है, तो हम कहेंगे कि ये वाकई ड्यूरेबल है, जो इतनी लंबी लाइफ तक इसमें कोई मसला पैदा नहीं हुआ। सर्विसबिलिटी ये है कि इसका डिज़ाइन इस तरह का है कि मैं इसको खोल सकता हूँ, कंपोनेंट चेंज करवा सकता हूँ, ये रिपेयरेबल है, कंपनी ने इसके पार्ट्स जो हैं वो दस्तयाब रखे हुए हैं कि पार्ट्स इसके आसानी से मिल जाते हैं, मैनुअल इसका मिल जाता है, मैकेनिक्स इसके दस्तयाब हैं, लिहाजा इस सारे इश्यूज़ के अंदर कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और एस्थेटिक्स का ये आलम है कि गाड़ी बड़ी दिलकश है, देखने में इसका कलर बड़ा अच्छा है और हमारे मौसम और हमारे माहौल से बड़ा मैच करता है, तो हम कहते हैं इसके एस्थेटिक्स भी अच्छे हैं। और फिर परसीव्ड क्वालिटी ये है कि मार्केट में किसी से भी बात करो वो इसके बारे में अच्छी राय देता है, तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट जो है ये अच्छा है। तो ये बच्चों हम क्वालिटी की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है यहाँ पे आज मुझे रुक जाना चाहिए, चूँकि तकरीबन 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स में आज डिस्कस कर गया आपके साथ। एक तो आज मैंने सबसे पहले आपके साथ बात की ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पे की, फिर आगे चल के 3 मेथड्स पे बात की, फिर प्लांट इन्हांसमेंट पे बात की, और इसके बाद मैं आ गया कंपेटिटिव एनालिसिस पे। अभी कंपेटिटिव एनालिसिस पे हम अपनी बात को जारी रखेंगे आप दोस्तों के साथ कल के लेक्चर में भी। तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करूं, आप दोस्तों से, आप सब बच्चों से राय चाहता हूं कि आप इसके बारे में राय दें। जी मोहम्मद उसामा कह रहे हैं ठीक है सर, आगे चलें बच्चों। जी शाबाश। हाफिज साहब कह रहे हैं आज का लेक्चर बहुत मज़े का रहा और अच्छा था। इमरान कह रहे हैं, और कोई बच्चा, बहुत
अच्छा था, एक्सीलेंट था, किरण नवाज़ कह रही हैं। तो आप सब बच्चों का बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। और प्रीटी ऑसम बाय इमरान, और अच्छा रहा राब्ता सगीर। तो आप सब बच्चों का, रुतबा सगीर, थैंक यू वेरी मच। आप सब बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया। इंशाल्लाह हम अपने काम को इसी रिदम के साथ, ज़्यादा मोटिवेशन के साथ जारी रखेंगे, और आप सब बच्चों के ताउन से इसे एक यादगार कोर्स बनाएंगे। ना सिर्फ ये कि अच्छे नॉलेज के एतबार से, बल्कि अच्छी मेमोरीज और कामयाबी के हवाले से भी इंशाल्लाह। तो hope so far, see you inshallah tomorrow. Thank you very much for your joining. गूगल क्लासरूम में नोट्स आते रहेंगे, मैंने भेज भी दिए हैं, और उनको ज़रूर पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह।